हमारे बच्चों की खतरनाक प्रवृत्ति और इस तथ्य के बावजूद कि मानव मस्तिष्क 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इस तरह की स्थितियों में बहुत कुछ गलत हो सकता है। 2012 में जेक इवांस एलेडो टेक्सास के एक 17 वर्षीय लड़के ने 911 आई को इस आवाज को कुछ भी नहीं कहा। उसने ऑपरेटर को सूचित किया कि मैंने अपनी मां और बहन को गोली मार दी है। और यहाँ हम फिर से अपने एक में जाते हैं जहां आपका आपातकाल है। मेरा घर पता क्या है? 132 रिवर क्रीक लेन। ठीक है, आपातकाल क्या है? मैंने अभी अपनी माँ को मार डाला और मेरी बहन चली गई। मैंने अभी अभी अपनी माँ और अपनी बहन को मार डाला। आपने अभी अभी अपनी माँ को मार डाला और आपकी बहन ने कैसे किया? आप नृत्य करते हैं। हे श्वन, सबसे पहले मैं डिस्पैचर की आवाज पर, सदमे की आवाज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था जब उसने पहचाना कि बच्चा ठीक नहीं है, और वह उससे जितनी जानकारी चाहती थी। और आपका नाम क्या है? जे केविन इवांस। जे इवांस से क्या आपको यकीन है कि वे अभी तक हैं? हाँ। के बारे में? ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ फोन पर रहें। ठीक है, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, बस एक मिनट पर पकड़ो। यह वही बात थी जो माइकल मिलर के मामले में हुई थी जब पुलिस डिस्पैचर ठंडा था और चौंक गया था जब उसने अपनी कॉल सुनी। तो डिस्पैचर ने बहुत अच्छा काम किया और हमें उन्हें और अधिक डिस्पैचर्स का भुगतान करना चाहिए। कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया कुछ भी उन्हें उस दिन के लिए तैयार नहीं करता है जब कोई डबल हत्या करने के लिए स्वीकार करता है। यह डिस्पैचर संदिग्ध हत्या के साथ फोन पर होने के बावजूद शांत सामूहिक था। उसने स्थिति को कॉम रखने के लिए पर्याप्त देखभाल की। कॉल जारी है। बंदूक कहाँ है? रसोई काउंटर पर। अरे, यह 22 है। हाँ। ठीक है, पकड़ो। जांच करें। हाँ। क्या आप किसी भी तरह की दवा पर हैं? अब क्यों? और फिर एलर्जीवादी के पास बहुत हाल ही में जा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आप 17 साल के हैं। यदि आप किसी अन्य प्रकार की दवा नहीं लेते हैं रात के दौरान जेटेक और एडविल की तरह, और आप जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक चैट और सामान था जैसे कि आप तीसरे आरोप शीर्षकों को जानते हैं। और अब ठीक है, उसने उससे पूछा कि क्या आप किसी भी तरह की दवाओं पर हैं, लेकिन वह ठीक है और किसी भी दवा पर नहीं है, भले ही ये 17 साल के लड़के के सामान्य विचार हैं। उसके बाद डिस्पैचर ने पूछा कि क्या ऐसा करने के लिए कोई विशिष्ट कारण थे? ठीक है, क्या आप कोई कारण है कि आप अपनी में नहीं था? यह अजीब है कि मैं उससे नाराज भी नहीं था, बस ऐसा हुआ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए हत्या पर योजना बना। अब उनमें से 2 सिर्फ किसी को भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा किसी को भी क्यों? R9 विश्लेषण किया लोग और वह रवैया 9। ठीक है, यह बहुत ही तरह का है। ठीक है, तुम्हें पता है, सबसे गहरा मौखिक रूप से एक दूसरे के लिए चलता है और उस 9 की तरह सामान। और ठीक है, हाँ, वहाँ पर मेरा परिवार बस राहत महसूस कर रहा है। यह कहना स्वार्थी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ एक तरह से घुट रहे थे कि कब तक। मैं स्पष्ट रूप से बदल गया था। आप जानते हैं कि मैं हूँ 30। मुझे लगता है कि बुराई फ्लैट बकवास है। हाँ, जो कुछ भी ठीक है, उससे बेहतर कोई डिस्पैचर नहीं है। वह मुझे एक माँ की तरह लगती है। अपने बच्चों के साथ एक माँ बच्चे की स्वीकारोक्ति सुन रही है, इस तथ्य के बावजूद कि वह भी उसकी मदद करना चाहती है और जानती है कि उसके सिर में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे न केवल दूसरों की जान लेने के लिए बल्कि अपनी बहन और माँ को भी क्या धक्का देगा। मुझे वास्तव में इस डिस्पैचर को श्रेय देना चाहिए। जैसा कि बातचीत जारी है, मैं आपकी माँ और बहन को उनके बिस्तर में पहनूंगा। यह वास्तव में मुझे गड़बड़ करने वाला है, इसके लिए आप भविष्य में जानते हैं। मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरा मॉनिटर और वह आसपास नहीं है,
और वह अपने कमरे से बाहर आई और हाय शनेर! शूटिंग सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई और मैं इसके खिलाफ कांप गया और मैं वहां गया और मैंने अपनी माँ को गोली मार दी। लगभग 3 या 4 बार, लेकिन मैं इस ठीक को कभी नहीं भूलूंगा जो मेरी बहन ठीक है। उसने सीढ़ियों को साफ किया और वह है। और मैं बुला रहा था और मुझे खेद है, लेकिन कहा कि अभी भी पकड़ो हमारे में कहता है कि यह अब इसे दूर करने जा रहा है, लेकिन वह अंत में कुछ गुस्सा कर रही थी। धीरे धीरे मैंने गोली मार दी और मेरे पास लगभग 3 बार था, इसलिए वे दोनों नीचे हैं। हाँ, ठीक है। इस आधार पर कि मामला सीधा लगता है और एक खुले और बंद स्लैम डंक मामले की तरह लगता है। किसी भी तरह से आकार या रूप में मैं कभी भी जेक के विचारों तक पहुंचने के करीब नहीं आऊंगा, लेकिन युवा माइकल मायर्स को अपनी बहन को उसके प्रेमी और उसके सौतेले पिता को मारने के लिए कोई पछतावा नहीं था और मैं कभी भी उसके कार्यों की निंदा नहीं करूंगा। मुझे गलत मत समझो। ठंडे खून में उसने अपनी माँ और बहन दोनों की हत्या कर दी। हालांकि अभी इस 911 कॉल के दौरान जेक बेहद डरा हुआ है कि वह पॉल माइकल स्टेफनी की तरह वीपे वॉयस किलर में है और वह अधिकारियों से झूठ बोलकर नहीं निकल रहा है। वह अपने हाथों से परिवार के 2 सदस्यों की हत्या करने की बात कबूल करता है और डिस्पैचर अपने जीवन के अधिकार पर है, क्योंकि वह इस युवक को सुनता है कि उसने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या करना कबूल कर लिया है। ठीक है, तुम कहाँ हो? रसोई में। ठीक है। तुम जानते हो, सभा में बैठना जैसे ज्ञान 10 या 15 फीट दूर से यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वह इस संभावित दोहरे हत्याकांड का जवाब देने के लिए अधिकारियों को भेज रही है। संदिग्ध फोन पर है। अपने पूरे जीवनकाल में उसने पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। अधिकारियों को बाहर आने और भेजने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सुरक्षित है। बाद में उसने उससे पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, और वह जवाब देता है कि वह वाशिंगटन डीसी में शहर से बाहर है, लेकिन फिर जेक बाद में एक अजीब स्वीकारोक्ति करता है। ठीक है, जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहन उसे पकड़ नहीं सकती। 1515। हाँ, यदि आप हमारे पर थे। एक मीठा पक्ष साझा करें जिसे आप जानते हैं कि वह है। वह मेरे लिए कार्य सेवा प्रदाता है, कभी कभी। हाँ, सब ठीक है। यह कब तक होगा या आपने कितना समय पहले किया था? आपको अपनी बहन माँ चाहिए। यह बहुत पहले। खैर, जब आप 3030 मिनट के बारे में 30 मिनट पहले कॉल करते हैं, या 30 मिनट लंबा। हाँ, ठीक है। आप सभी सही जांच करेंगे। ठीक है, तुम सब ठीक हो जाओगे। सही, वास्तव में जीवन के बारे में चिंतित है। आप बुरे सपने और उस तरह के सामान की तरह जानते हैं। क्या इसके लिए किसी भी प्रकार की दवा है और अच्छी तरह से सामान है? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप पाचन तंत्र को जानते हैं और मुझे यकीन है कि आपके परिवार को आपको वह समर्थन मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं एक लांस या कुछ भी की तरह ध्वनि करने का मतलब नहीं, जबकि मैंने कभी कुछ नहीं किया। फाइल, मेरे पूरे जीवन में आप जानते हैं कि आप एक हिंसक व्यक्ति की तरह आवाज नहीं करते हैं। नहीं, आप नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ है। सहायक आप चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक के लिए प्रदान किया। यह आपको ठीक प्रदान किया जाएगा। सब। आपको अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। डिस्पैचर को पता था कि एक समस्या थी, भले ही इस बच्चे ने इसे खुद स्वीकार किया, भले ही वह जानती थी कि उसका व्यवहार किसी के लिए चरित्र से बाहर था। उसकी उम्र, वह दयालु होने की कोशिश कर रही है और इसके माध्यम से उसकी मदद करें अच्छी तरह से। आप बस एक गहरी सांस लेते हैं। हमारे पास आने वाले हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए भी ठीक हैं। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको चोट नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वह जानना चाहेगा कि हम आपको चोट नहीं पहुँचाने वाले हैं,
हम आपकी मदद करने के लिए हैं, जे। सब ठीक है कि यह हर कोई सोचता है कि आप जानते हैं कि हम करना चाहते हैं भयानक बातें, लेकिन हम नहीं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, सही या गलत हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। 45 भले ही आपके पास अपनी नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण हो, खासकर यदि आप 911 डिस्पैचर के रूप में काम करते हैं। और बात यह है कि मैं विशेष रूप से प्रशिक्षित हूं जब यह एक स्थिति को इतनी हिंसक और इतनी सहजता से प्रबंधित करने की बात आती है कि इस डिस्पैचर ने अब निपटा दिया है। कुछ इस तरह से प्रशिक्षित करना असंभव है। जब लोगों ने पहली बार कहानी सुनी तो उनके पास इस बच्चे के एक अर्थ में गड़बड़ होने की घुटने की झटका प्रतिक्रिया थी। यह बच्चा ठीक नहीं है, मैं सहमत हूं कि इसे बकवास कहो, इसे कॉल करें जो आप करेंगे। जाहिर है यह बच्चा ठीक नहीं है। यह असंभव है कि एक 17 वर्षीय लड़का इस तरह से कार्य करेगा। हाँ, लेकिन यह डिस्पैचर उस पर आयोजित किया गया था जैसे वह उसका अपना था। इस शो को करने में मुझे बहुत सहानुभूति मिली है, लेकिन आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस डिस्पैचर ने दयालुता और समझ के साथ स्थिति को कैसे प्रबंधित किया। दूसरे शब्दों में, वह चाहती थी कि उसे एहसास हो कि उसके पास वहां से निकलने का अभी भी एक रास्ता है, और वह खुद को या अन्य कर्तव्यों को चोट पहुंचाने वाली नहीं थी। जांच करें कि क्या आप सामने के दरवाजे पर जाने और पोर्च की रोशनी चालू करने का मन करेंगे या कोई रोशनी क्या आपके पास बाहर है। डिस्पैचर उसकी जन्मतिथि और दादा दादी के नाम पूछकर जारी रखता है। वह मार्ग पर रहते हुए अधिकारियों के साथ बात करना जारी रखती है और वह सुनिश्चित करती है कि जेक सामने के पोर्च की रोशनी को चालू करे ताकि अधिकारी उस घर को देख सकें जिसे वे ढूंढ रहे हैं। वह उसे गेट पास कोड भी देता है। अच्छी तरह से वह जारी रखा। ठीक है, जांच करें। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी बहन उसे पकड़ नहीं सकती। 1515 हाँ। वह अगर वह हमारे पर थे। एक मीठा पक्ष साझा करें जिसे आप जानते हैं कि वह है। वह कभी कभी मेरे लिए कार रेस सेवा प्रदाता है। हाँ सब ठीक है। यह कब तक होगा या आपने कितना समय पहले किया था? आप अपनी बहन माँ को गोली मार। यह बहुत पहले। खैर, जब आप 3030 मिनट के बारे में 30 मिनट पहले कॉल करते हैं या 30 मिनट लंबा कर सकते हैं। हाँ, आप सभी सही जांच करेंगे। ठीक है, तुम सब ठीक हो जाओगे। सही वास्तव में पसंद के बारे में चिंतित है। आप बुरे सपने और उस तरह के सामान की तरह जानते हैं। क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की दवा है और अच्छी तरह से सामान है? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप पाचन तंत्र को जानते हैं और मुझे यकीन है कि आपके परिवार को आपको वह समर्थन मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरा मतलब लांस या किसी भी चीज की तरह आवाज करना नहीं है, लेकिन जबकि मैंने कभी कुछ नहीं किया। फाइल मेरे पूरे जीवन में आप जानते हैं कि आप एक हिंसक व्यक्ति की तरह आवाज नहीं करते हैं। नहीं, आप नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ है। सहायक आप चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक के लिए प्रदान किया। यह आपको ठीक प्रदान किया जाएगा। सब। आपको अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। आपके दादा का हमारे दादा दादी का अंतिम नाम क्या है? स्टीवंस एक वी के साथ। डीएनएस ठीक है। ठीक है, आपके दादाजी की पहली बात क्या है? जिम और ग्राहम। डायने 114 मुझे विश्वास है। तुम नहीं हो। क्या आप यह है कि एक गेटेड समुदाय उनका द्वार है? हाँ। कृपया सुने। वह पासवर्ड चाहता है। हाँ कृपया। एक रेडियो। क्या आप कर सकते हैं? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस। आपकी जन्मतिथि क्या है? शायद 1995 में। महीना मई मुझे और तारीख मई 22 दूसरा 1995।
ठीक है। यहाँ अधिसूचना वास्तव में दृश्य पर अधिक नहीं बताती है। जब दुनिया वहाँ है, यह सब ठीक होने वाला है, यह वास्तव में ठीक है। लेकिन मैं फोन टीम पर रहने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ शीघ्र ही साथ हो जाएगा। आप सभी को इस पर अपने प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ठीक है, क्या आप इसे समझते हैं? हाँ, हम यहाँ मदद के लिए भी हैं। ठीक है, क्या जेक घर के पीछे घरों में रसोई कहाँ है? हाँ, बाल्कन की तरह। हाँ। प्रेस रिपोर्ट मुझे नहीं पता। हम अपने सार्जेंट के साथ बात कर रहे हैं, अब वह आपके घर पर है, जब वह वहां पहुंचता है, तो जेक करने का जवाब देगा। अपने पोर्च लाइट को चालू करें। ठीक है। हम ओके के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और वह जो करेगा वह आपको ओके से बाहर आने के लिए कहेगा। ठीक है, तो तुम ठीक हो जाओगे। वास्तव में सब ठीक है। ठीक है, मैं आपके साथ फोन पर रहने जा रहा हूं और आपके साथ बात करूंगा, जो ठीक है, और आप मुझसे बात कर सकते हैं। सब सुनो। सर, अगर आप बात करना चाहते हैं। मेरे अधिकारियों की जांच कर रहे हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि आप अपने दम पर बाहर निकलने को तैयार हैं? हाँ, हाँ ठीक है, हाँ। मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए कि मैंने किसी कारण से काउंटर पर बंदूक में बुलाए जाने से पहले सोचा था, जब मैंने इसे बहुत कम लोड किया था। ठीक है, यह ठीक है, जब तक काउंटर पर बैठता है। हाँ, काउंसलर अभिलेखागार पर मेरा मानना है कि आप ठीक हैं, वे जल्द ही आपके साथ फोन पर बाउंस हो जाएंगे जब तक आप जानते हैं कि यह आपके लिए ठीक चलने का समय है। क्या आप अपने घर के फोन पर चाहते थे? हाँ, तार रहित है। हाँ ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, जेक, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, इसके बाद हम केवल फोन को नीचे रखने और रसोई में छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। आपको इसे लटका नहीं देना है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाहर चलें। लेकिन जब आप चल रहे हों, घर और बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी फर्नीचर के पीछे छिपा नहीं है। सामने का दरवाजा खोलें। क्या आपके पास एक ग्लास स्क्रीन दरवाजा, ग्लास दरवाजा, या सिर्फ सामने का दरवाजा है? या बस सामने का दरवाजा? ठीक है, जब आप सामने के दरवाजे को खोलते हैं, तो अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें और धीरे धीरे बाहर चला गया। ठीक है, हमारे शिक्षक, मैं आपके हाथ के पीछे नहीं हूँ, लेकिन अपने हाथों को हवा में ऊपर रखें, बस बहुत धीरे चलें। वे आपके हाथों को दिखाई देने के लिए बाहर चलते हैं। हाय स्वीटी। ठीक है, जाओ और फोन को नीचे रखो और इसे करो, और फिर बस सुनो कि सार्जेंट फ्लेचर को क्या कहना है, कि वह बहुत सराहना करता है कि आप अपने दम पर बाहर आने के लिए तैयार हैं। वह सोचता है कि सब ठीक है और मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हाय का आपका स्वागत है। जेक ने पहले ही अपने परिवार को जो नुकसान पहुंचाया था, उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस महिला ने इस मामले में किसी भी हताहत को रोका। डिस्पैचर्स का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जेक के बाद उसने जो किया वह व्यक्ति था जिसके साथ जेक को बात करने की जरूरत थी। जब केंद्र अपने बच्चों से बात करता है कि उनके सिर में क्या चल रहा है, तो वे तनाव और क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहां होना चाहिए डिस्पैचर उन्हें यह बताने के लिए कि क्या हो रहा है। हालांकि यह अजीब हो सकता है, और यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। इससे बचा जा सकता है यदि आप जानते हैं कि क्या करना है। स्पष्ट रूप से उसे पता नहीं था कि वह क्या करने वाला था, और मुझे नहीं लगता कि वह 2007 से रॉब ज़ॉम्बी के हैलोवीन रीमेक से प्रेरित था। यहाँ तक कि जेक इवांस के रूप में एक बच्चा भी एक फिल्म देख सकता है, और बस इसे देख सकता है। मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि इस बच्चे के दिमाग में क्या हुआ, और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं कर सकते। यह एक आंतरिक संघर्ष था जिससे उन्हें निपटना था, और उन्हें वह मदद मिली जिससे उन्हें निपटने की जरूरत थी। यदि आप मुसीबत में एक बच्चे को जानते हैं, या जो जोखिम में है, तो कृपया उनसे बात करें। यह कुछ ऐसा है
जिस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि बाद में एक भयानक होने के बजाय अब मेरे पास एक शर्मनाक क्षण होगा। जेक पुलिस द्वारा घटना के बिना गिरफ्तार किया गया था जब द्वारा उसे ले जाने में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसने वहां सभी का अनुसरण किया था। एक अधिकारी ने पहले ही सड़क के उस पार रहने वाले दादा दादी को सूचित कर दिया था जहां से घटना हुई थी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह एक अन्वेषक होना चाहिए जो एक लड़के के पिता को बुला रहा है जिसे आपने अभी गिरफ्तार किया है और उसे बता रहा है कि उसकी पत्नी अपने जीवन का प्यार उसकी हाई स्कूल जानेमन और आपकी सबसे छोटी बेटी को आपके बेटे ने मार दिया है। जब जेक को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और घर के अंदर की स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। जेमी अध्ययन में पाया गया था और मैलोरी घर में एक सीढ़ी के पास दोनों रसोई काउंटर पर पाए गए कैलिबर रिवॉल्वर से गोलियों से लगाए गए जेक को 2012 के दिसंबर में पूंजी हत्या के साथ आरोपित किया गया था जब दोनों महिलाओं को घटनास्थल पर मृत घोषित कर दिया गया था। पूंजी अपराध का दोषी व्यक्ति धारा 12.31 के तहत पूंजी हत्या का दोषी है। सजा के कई विकल्प हैं। टेक्सास में मृत्युदंड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु एक टीम है जब मृत्युदंड का उपयोग पूंजी गुंडागर्दी अपराध में किया जाता है। किसी की उम्र 17 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। सजा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है यदि अपराधी पैरोल के बिना 18 वर्ष से कम आयु का है और यदि अपराधी जेल में 18 वर्ष से अधिक उम्र का जीवन है। तो पहले वन ने जेक के लिए पैरोल की संभावना का उल्लेख करने के लिए गेटेड किया था यदि उसने अपराध किया था जब वह 18 साल का था या साक्ष्य के 2 प्रमुख टुकड़ों का उपयोग कर रहा था। अभियोजन पक्ष मौत की सजा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला 124 मिनट और 38 सेकंड था 911 प्रेषकों के साथ। दूसरा कॉल दूसरा 11 है कि मैं आपको टेक्सास कानून के अनुसार बताने वाला हूं। आपको 17 साल की उम्र में एक वयस्क माना जाता है। जेक थामारंडा ने किसी अन्य संदिग्ध अपराधी के साथ ऐसा किया जब उसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद उससे पूछताछ की गई। परिणाम 4 कॉल तक की घटनाओं का एक 911 पृष्ठ स्वीकारोक्ति था। उन्होंने निम्नलिखित पाठ में अपना पूरा कबूलनामा लिखा था जिसमें उन्होंने शब्द के लिए शब्द में वर्णित किया था कि उनके सिर के माध्यम से क्या चल रहा था और उन्होंने केवल 2 परिवार के सदस्यों को क्यों मार डाला। उस रात एलर्जीवादी से घर आने और दोपहर का भोजन खाने के बाद मैंने रॉब जोम्बी के हैलोवीन को देखना शुरू कर दिया। फिल्म में एक 12 साल का लड़का अपने सौतेले पिता बहन और उसके प्रेमी की हत्या करता है। मैंने इसे देखते हुए लगातार तीसरी बार देखा। मैं चकित था कि यह कैसे आसान हो गया। लड़का हत्याओं के दौरान था और उसने कितना कम पछतावा दिखाया जब मैं किया गया था। मैंने खुद को सोचा कि मैं ऐसा ही करूंगा जब मैं किसी को मारता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग नहीं सोचेंगे कि फिल्म ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया। मैंने डीवीडी को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास गोल्फ की गेंदों को हिट करने के लिए बाहर गया और लिविंग रूम में बैठकर सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को कैसे मारने जा रहा हूं। परिवार। मेरे घर पर मैं अपनी बड़ी बहन एमिली और मेरी मां को मारने जा रहा था। फिर सोफे से उठने के बाद मेरी बड़ी बहन एमिली और मेरे माता पिता को मारने के लिए मेरे दादा दादी के पास गया। यह सुबह 6 से 6:30 के बीच था। मैं जा रहा था सुबह तक इंतजार करें और रोडरे को मार दें क्योंकि वह कॉलेज से जा रही थी। मेरी दादी ने मेरी मां को यह देखने के लिए बुलाया कि क्या मैं उसके साथ क्लीनर जाना चाहता हूं। जब हम शहर में थे, हमें रात का खाना मिला तो उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। जैसा कि मैंने पूल हाउस में रात का खाना लिया और देखा परिवार का लड़का। थोड़ी देर के लिए मैंने देखा कि मेरी मां और बहन बहस देख रहे थे। लगभग 9:00 बजे मैं अपने गोल्फ क्लब के साथ स्वतंत्र रूप से स्विंग करने के लिए फिर से बाहर गया। मेरा परिवार का लड़का अटारी में था। जब मैं लगभग 10 मिनट बाद ऊपर गया तो मेरी बहन ऊपर आई और पूछा कि क्या मैं एक फिल्म देखना चाहता हूँ।
मैंने कहा नहीं, क्योंकि पहले दिन एलर्जीवादी नियुक्ति में उसने एक काले कार्यकर्ता के बारे में नस्लवादी टिप्पणी की थी जो घास काट रहा था। उसने कहा, बोली, कैसे वह काला आदमी एक बंदर की तरह दिखता है। अंत उद्धरण। अतीत में मैलोरी ने हमेशा इस तरह की नस्लवादी टिप्पणी की थी और बेघर लोगों का मजाक भी उड़ाएगी। मैंने उसे डांटा और उसे बताया कि उसने क्या कहा और उसे बताया कि वह सफेद कचरा बन रही है। हम डॉक्टर के कार्यालय में बहस करते रहे और फिर जब हम कार में वापस आए तो मैंने उसे लिंचिंग शब्द देखने के लिए कहा और देखा कि क्या काले लोगों के बारे में उसकी भी यही राय है। फिर उसने कहा कि वह कभी भी लिंचिंग का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक नस्लवादी है। मैंने कहा कि वह मुझे बीमार बनाती है और मैंने उसे नस्लवादी बकवास कहा, ताकि उस शाम जब मैंने उसे बताया कि मैं एक फिल्म नहीं देखना चाहता था, उसके कमरे में गया और मैं अपने माता पिता की कोठरी में नीचे चला गया और अपने पिता को नीले रंग के फोल्डेबल चाकू के पास ले गया। मैं वापस ऊपर चला गया और आगे पीछे करता रहा और कल्पना करता रहा कि मैलोरी के विचारों को मारने से उसका दर्द मेरे दिमाग में प्रवेश करता रहा और हम वास्तव में मुझे परेशान कर रहे हैं। और फिर मुझे लगता है कि उस समय के बारे में जब उसने मेरी भावनाओं को आहत किया था, वास्तव में मुझे गुस्सा आ गया था। तो अंत में 930 के आसपास और उसके दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या वह पानी के लड़के को देखना चाहती है। उसने हाँ कहा और सोफे के बगल में सोफे पर बैठ गई जिस पर मैं था। मैंने उससे कहा कि मैं पेन लेने के लिए आर्ट रूम जा रहा हूँ। जब मैं कला कक्ष में था तो मैं 30 मिनट के बाद मैलोरी को मारने की कल्पना करते हुए फिर से खड़ा हो गया। मैं कमरे में गया और अपनी जेब में चाकू लेकर सोफे पर चढ़ गया। मैं लगभग 5 मिनट तक बैठा रहा और फिर चंचलता से मैलोरी में एक तकिया फेंक दिया। हमने कमरे में एक तकिया लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद से सोचा कि अगर मैं अपनी माँ और मैलोरी को मार दूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वे कुछ भी महसूस करें। इसलिए मैंने उन दोनों को कैलिबर रिवॉल्वर से मारने का फैसला किया, जिसे मैंने अपने दादाजी से चुराया था। मैंने मैलोरी से कहा कि मुझे थोड़ा नीचे जाने की जरूरत है। जब मैंने देखा कि मेरी माँ अध्ययन में थी तो मैं अपनी कोठरी में गया और पिस्तौल उठाया। मैंने इसे बिस्तर पर कहा और बार बार सिलेंडर खोल रहा था। मैंने शायद घर के चारों ओर घबराहट से चलने में 1 घंटे से अधिक समय बिताया, यह सोचकर कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होगा और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। 1115 के आसपास मैं एक पिस्तौल के साथ ऊपर गया और लगभग 5 मिनट तक वहां खड़ा रहा। मैंने दरवाजा खटखटाया और मैलोरी से कहा कि माँ को उसकी जरूरत है। वह अपनी आंखों के कोने से बाहर आई। उसने मुझे उस पर बंदूक की ओर इशारा करते हुए देखा। उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा था और मुझे बताया कि मैं उसे बाहर निकाल रहा था। मैंने उसे पीठ में गोली मार दी और फिर सिर में अध्ययन के लिए नीचे भाग गया और अपनी माँ को 3 बार सदमे में गोली मार दी। मैं अपने कमरे में भाग गया और अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्ला रहा था कि मैं वास्तव में गड़बड़ हूँ और फिर मैंने अपनी माँ को मार डाला और बहन। मैंने उसके शोर में अपने बिस्तर पर अलमारियों को खाली कर दिया और महसूस किया कि मैलोरी अभी भी जीवित थी। जब मैंने बंदूक को वापस लोड किया था, मैं चिल्ला रहा था कि मुझे खेद है, और फिर उसे मारने के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस भाग गया। मैंने फिर सुनिश्चित किया कि मेरी माँ मर गई थी और उसे फिर शूटिंग के बाद मैं कुछ मिनटों के लिए बाहर चला गया और फिर बहुत चौंक गया और डर गया कि मैंने रसोई काउंटर पर बंदूक रखी और 911 पर कॉल करने के लिए लिविंग रूम में चला गया। जब मैं लोगों को, विशेष रूप से किशोरों को देखता हूँ, तो मैं उन्हें बहुत होने के रूप में देखता हूँ, भावनात्मक रूप से एक दूसरे। उनका पसंदीदा शौक किसी और को चुनना है। जो नस्लवादी बदमाश हैं और डरावनी खुद से भरी हुई हैं, वे वास्तव में बुरे हैं। और यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वे 3 गुण आज बेहद आम हैं। मैं अविश्वसनीय रूप से दुखी था क्योंकि मुझे लगा कि मेरा अपना परिवार वे लोग बन रहे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मुझे अब पता है कि मुझे मारने के साथ किया गया है,
यह सबसे भयानक और भयानक चीज है जिसे मैं कभी भी अनुभव करूंगा, और कल रात जो हुआ वह मुझे हमेशा के लिए परेशान करेगा। इस बीच उन्हें पार्कर काउंटी जेल में रखा जा रहा था, जबकि उनके पिता एक टूटे हुए परिवार के घर लौट आए थे। उनके परिवार के 2 सदस्यों में एक अकल्पनीय अपराध अब मृतक हो गया है। 911 कॉल पर दोनों समाचार जंगल की आग की तरह फैल गए थे। यह सिर्फ कुलीन क्षेत्र में नहीं था कि यह खबर पूरे देश में फैल गई। जेक के पूर्व मित्र ने कहा कि वह शर्मीली थी और एक अच्छा बच्चा था। फुट इंच पतला बच्चा उस व्यक्ति का प्रकार नहीं होगा जो उन्हें लगता है कि आप परिचित होंगे कि वह किसी भी तरह के औसत के बारे में था। कानूनी दृष्टि से अभियोजकों का मानना हो सकता है कि जब उन्होंने जेक के लिए मौत की सजा मांगी तो उनके पास एक खुला और बंद मामला था। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जेक जैसे मामलों में यह एक कठिन लड़ाई होने जा रही थी। आपको पीड़ितों को स्वीकारोक्ति और अपराध से परे देखना चाहिए, लेकिन संदिग्ध की मानसिक योग्यता का भी आकलन करना चाहिए, जो आपके विचार से अधिक कठिन साबित हो सकता है। इस बीच जे नहीं छोड़ सका क्योंकि न्यायाधीश ने उसके लिए 750000 का बंधन निर्धारित किया था और उसके परिवार के पास उसे रिहा करने के लिए धन की कमी थी। जेक के पिता ने कहा कि उसके पास उसे रिहा करने के लिए नकदी नहीं है, लेकिन वह उससे प्यार करता है और उसका समर्थन करता है, और वह उम्मीद करता है कि में जेल में है। लैरी मूर जेक की अदालत में नियुक्त वकील लैरी जेक की मानसिक योग्यता के बारे में अत्यधिक चिंतित थे, लेकिन उन्हें इस संभावना का भी सामना करना पड़ा कि जेक को राज्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा जब सबूत उसके सामने ढेर होने लगे। जेक की रिहाई के लिए एक अनुरोध किया गया था कि वह उस रात किए गए निर्णय लेने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रारंभिक सुनवाई अब टेक्सास राज्य विधानमंडल के साथ बुखार से काम करने वाले लैरी के साथ व्यापार में उतरने का समय था। पूंजी हत्या के साथ 17 वर्षीय चार्ज करने की गंभीरता पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार उन्हें मौत की सजा के लिए पात्र बना दिया गया। 2012 में वापस मैंने पहले जिस कानून का उल्लेख किया था वह अभी तक लागू नहीं हुआ था, इसलिए जेक अभी भी निष्पादन के लिए योग्य था क्योंकि लैरी ने 2 अलग-अलग टुकड़ों पर काम करना शुरू कर दिया था। जेक के मामले में उन्हें 17 साल की उम्र के लिए मौत की सजा की संवैधानिकता पर सवाल उठाने की आवश्यकता थी और यह निर्धारित करने के लिए जेक की मानसिक भलाई की जांच करने के लिए एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक की तलाश करने के लिए भी कि क्या वह परीक्षण के लिए फिट है, क्योंकि इस तरह के परीक्षणों के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। समय बस उसकी तरफ था, समय रक्षात्मक पक्ष पर भी था क्योंकि जेक की प्रारंभिक फोरेंसिक परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार होने में लंबा समय लगा था जिसे परीक्षण के लिए अक्षम माना जाता था और इसके लिए बहुत सारे विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। मानसिक बीमारी के रूप में उन्हें क्या पता चला था, इसके विवरण के बारे में मैं उन दस्तावेजों को खोजने में असमर्थ हूं क्योंकि इस तथ्य को शीर्षक दिया गया था कि अपराध के समय उन्हें अभी भी नाबालिग माना जाता था। लेकिन उस जानकारी के साथ परीक्षण की तारीख को बाद की तारीख में वापस धकेल दिया जाएगा, जबकि जेक का इलाज चल रहा था। इस बीच मैंने जो कानून कहा था उसमें कहा गया था कि 17 साल की उम्र में मौत की सजा पूरी तरह से 2013 के जुलाई में तालिका से हटा दी गई थी। इसलिए हालांकि जेक को निष्पादित नहीं किया जाएगा, फिर भी वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों का सामना कर रहा होगा। सलाखों के पीछे यह मेरे लिए अपने परिवार पर चर्चा करने का समय है और उन्होंने उसका समर्थन कैसे किया। मैं व्यक्तिगत रूप से एक आग और गंधक रवैया है जब यह उदाहरण के लिए हत्या करने के लिए आता है। अगर मैं अपनी माँ या बहन या मेरे परिवार में किसी को भी मार डाला, मैं उन्हें अस्वीकार करने के लिए मुझे मेरा समर्थन नहीं की उम्मीद है और मेरे साथ किसी भी सहयोग के अपने हाथ धोया जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें कि मैंने कहा कि अगर कोई उस पर योजना नहीं बना रहा है तो आप क्या करेंगे। कृपया अपने परिवार के सदस्यों को न मारें यदि आप अपने बच्चे की देखभाल और समर्थन करेंगे या यदि आपको उम्मीद है
कि आपके माता पिता आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे यदि आपने प्रतिबद्ध किया है। दुनिया के सबसे भयावह कृत्यों में से उस तरह का समझा जाता है। जेक के पिता उसकी भावनाओं या प्रेरणाओं से अनजान थे। माता पिता के लिए कुछ इस तरह के बारे में जानना लगभग असंभव है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। यह डेरिल की गलती नहीं थी और न ही जेमी या मैलोरी की गलती थी, और मैं जेक के कार्यों का बचाव बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि तथ्यों पर जेक ठीक नहीं था, ऐसी कोई बात सामान्य नहीं है, लेकिन जब आप जेक को देखते हैं तो वह आपका सामान्य 17 वर्षीय नहीं था। वह बीमार था, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उस रात हमारा उद्देश्य डेरिल को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, और परिवार के बाकी लोगों ने उसे आगे बढ़ने का समर्थन करने का फैसला किया। उनके दुख और नुकसान के बावजूद वे अभी भी एक परिवार थे जो अपने भाइयों, बेटों और पोते के साथ साथ खुद के लिए प्यार करता है और परवाह करता है, जो इवांस परिवार के बारे में बहुत कुछ कहता है। हालांकि मुझे लगता है कि परिवार मीडिया सर्कस से बचना चाहता था, लेकिन समाचार मनोरोग मूल्यांकन चिकित्सा दवा और हस्तक्षेप के वर्षों के बाद सामने आया, जबकि वह टेक्सास के एक राज्य अस्पताल में कार्यरत था कि 427-2015 को जेक को अंततः परीक्षण करने के लिए फिट माना गया था, लेकिन हम युवा लड़के के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 911 कॉल होम पर अपनी मां और बहन को मारने के लिए स्वीकार किया था। हमने सुना था कि आवाज। हम सभी जानते हैं कि टीवी पर एक कोर्ट रूम के अंदर देखना कैसा होता है, चाहे वह एशले बानफील्ड या नैन्सी ग्रेस जैसे प्रतिक्रियावादी टुकड़े हों, या यूट्यूब वीडियो पर एक कोर्ट रूम के अंदर देखना कुछ ऐसा है जिसके लिए परिवार पूरी तरह से तैयार नहीं था, और वे इस दुःस्वप्न को एक बार फिर कैमरों के साथ और 2015 के अप्रैल में पत्रकारों के साथ सौदा करने के लिए जैकब रयान इवांस के बीच टेक्सास राज्य के खिलाफ राजधानी हत्या के आरोप में मारा जा रहा था। जेक ने उस तेज अक्टूबर की रात को जो किया था उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार था, और वह न्यायाधीश का सामना करने के लिए तैयार था। सुनवाई 3 दिन बाद 30 अप्रैल 2015 को होनी थी, और फिर जेक का परिवार इस भयावह कहानी को कुछ बंद करने की कोशिश करने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में मिश्रण में कूद गया। जेक और उसके परिवार ने उस वर्ष 28 अप्रैल को जिला अटॉर्नी जॉन श्नेक याचिका को एक पत्र दिया था जो इस प्रकार पढ़ता है: हाँ प्रिय श्री स्नेली जैकब, जेक इवांस, जेमी इवांस और मैलोरी इवांस के अधोहस्ताक्षरी परिवार के सदस्यों ने राज्य की दलील की सराहना की। सौदा 45 हत्या के 2 मामलों पर 2 साल की पेशकश। इस मामले के स्वभाव के रूप में समवर्ती रूप से चलाने के लिए परिवार को पता चलता है कि जेक को कम से कम आधे समय की सेवा करनी होगी, इससे पहले कि वह पैरोल के लिए पात्र होगा, और यद्यपि हम 45 साल से कम सजा पसंद करेंगे, यदि यह इस मामले में संभव था तो उनके परिवार के सदस्यों ने सर्वसम्मति से जेक के दोषी होने के फैसले का समर्थन करता है, और पूंजी हत्या के लिए मुकदमे में जाने के बजाय न्यायाधीश द्वारा 45 साल का मूल्यांकन किया जाता है, जो जेक और हमारे परिवार के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। पत्र पर जैक की बहनों सहित 11 परिवार के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उनके मामा और पैतृक दादा दादी, 3 चाची, 1 चाचा और उनके पिता डेरेल इवांस ने खुद को 2 दिन बाद रयान इवांस को अपनी मां और बहन जेमी और मैलोरी इवांस की हत्याओं के लिए 45 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अभी के लिए जैकब को डारिंगटन यूनिट में टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और रोश टेक्सास में अपनी सजा काटने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जेल हाउस 1610 इकाइयों तक और जेक को समय के लिए क्रेडिट प्राप्त करने के साथ पैरोल के लिए उनका पहला प्रयास वर्ष 2035 में होगा, और अगर उन्हें अपनी पूरी सजा काटनी है तो उनकी रिहाई की तारीख 4 अक्टूबर 2057 होगी। परिवार के लिए एक बार फिर से मीडिया की छेड़छाड़ से बचने के लिए ऐसा करना बहुत बार होता है, जिससे परिवार को कोशिश करने और फिर से भरने की अनुमति मिलती है कि उनके साथ भी पारिवारिक जीवन हो सकता है।